दोस्तों, आज कांग्रेस 70 के दशक के जैसा सशक्त कांग्रेस बनाना चाह रही है और उसमें राहुल गांधी जी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, क्योंकि उन्हें विगत 10 वर्षों में देख चुके हैं कि हमारी हार दर हार क्यों हो रही है और अब तक 80 चुनावों में हार किस कारण से हुई है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम जिला अध्यक्षों को पावर दें, जो हम दिल्ली में बैठे लोगों को पावर दिए हैं। यदि हम उन जिला अध्यक्षों को हाथ में सशक्त पावर देंगे तो शायद कांग्रेस फिर से संगठित हो जाए। और इसी कड़ी में जब करीब डीसीसी की मीटिंग दिल्ली में आज से 2 दिन पहले यानी 5 तारीख को जो रखी गई थी, और उसमें जब जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी जी जब बैठक कर रहे थे और वहाँ तमाम कांग्रेस के वरीय पदाधिकारी भी बैठे हुए थे जो दिल्ली में अपना साम्राज्य चलाते हैं, उनके सामने ही जब जिला अध्यक्षों से बात करने की बारी आई, उन्हें बोलने की समय दिया गया, उसमें अधिकतर जिला अध्यक्ष तो मुख्य दर्शक बन करके बैठे रहे। लेकिन राजस्थान का 1-2 जिला अध्यक्षों ने जो बातें रखी उससे पूरे कांग्रेस संगठन की कानें खरी हो चुकी है। नाम है अक्षय त्रिपाठी, और अक्षय त्रिपाठी जी ने जब माइक पकड़ा और वो अपनी बातें बतलाने लगे, अपनी तकलीफें यानी जिला अध्यक्षों की जो तकलीफें हैं वह जब बतलाने लगे तो एक बार कांग्रेस की वहां पर बैठे हुए तमाम नेताओं की चूल्हे हिल गई। उन्होंने कहा कि काहे का अध्यक्ष, जब मुझे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी बदलने की पावर नहीं है, इसे भी ऊपर से ही आदेश आने के बाद ही हम बदल सकते हैं। और जब जिले में कोई वरीय पदाधिकारी आते हैं तो उनकी ऐसी ऐसी डिमांडें होती है, ऐसे ऐसे वे बातें रखते हैं जो पूरा करने लायक नहीं होता है। उन्होंने यहाँ तक बतला दिया कि होटल की बिलें से लेकर के गाड़ी की व्यवस्था से लेकर के उनकी रहने तक की व्यवस्थाएं देनी पड़ती है, जबकि संगठन से 1 पैसा मिलता नहीं। ये बात अलग है कि कांग्रेस एक मजबूत यानी धनी नेताओं का गरीब पार्टी है। इसके नेताओं ने जब 70 साल की शासन रही है उसमें खूब धन बटोरे, लेकिन पार्टी कंगाल बनी रही। आप आज देख लीजिए, बीजेपी 10 साल में ही अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए कैसे कैसे कुछ चक्रें चली। यहां तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाई और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों को किस किस ढंग से डराया धमकाया करके, शराब कारोबारियों को, लोहा व्यापारियों को, कोयला व्यापारियों को, यानी तमाम व्यापारियों को किस ढंग से धमका करके धन संग्रहित किया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। और अब दूसरे तरीके से वह काम फिर से जारी हो चुका है। खैर, उस पर फिर बातें करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम संगठन पर आते हैं कि आज संगठन की जो स्थिति हुई है कि जो एमपी एमएलए के प्रत्याशी बनाए जाते हैं, उससे भी जिला अध्यक्ष या जिले के जो बुद्धिजीवी कांग्रेसी हैं उनसे राय मशूरा नहीं लेकर के दिल्ली से ही थोप दिया जाता है। और वह वैसे प्रत्याशी होते हैं जो चरण वंदना में टिकट पा लेते हैं। आप कामोबेश यहाँ झारखंड बिहार में भी देखते होंगे, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस कभी भी वह 70 के दशक की स्थिति में नहीं आ पाई, क्योंकि जो भी फैसलाएं होते हैं दिल्ली से होते हैं और वहाँ के लोगों को यहाँ की वस्तु स्थिति, यहाँ की सामाजिक समीकरण, यहाँ के गुटबाजियों की कोई अता पता नहीं होता है। और वह वहाँ से पत्र जारी करते हैं, उम्मीदवार बना करके भेजते हैं
और यहाँ आते ही वह धराशायी हो जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं को सुनने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देने का मन बनाया है और बातें तो यहां तक भी आ रही है कि अभी निर्णय हुआ है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को सशक्त किया जाएगा। पूरे देश भर में 850 के आसपास जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें नगर अध्यक्ष यानी मतलब किसी किसी जिले में 2-2 अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, ग्रामीण या शहरी। और इसके बाद भी भारत के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के आज भी बिहार, झारखंड और कुछ अन्य जगहों पर करीब 150 से ज़्यादा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इन तमाम बिंदुओं पर कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जी ने जो सोच रखे हैं कि यदि हमारे देश के जिला अध्यक्ष यदि सशक्त होते हैं और उनकी रायशुमारी से यदि हम प्रत्याशी चयन या पदाधिकारी चयन के कार्य करते हैं तो हम 70 के दशक की कांग्रेस को फिर से दोहरा सकते हैं और फिर से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब बातें तो यह आ जाती है कि क्या जिला अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं क्या वह स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं? क्या उनके लिए कोई पैरवी नहीं करता है? और यदि उनके लिए कोई पैरवी करता है, उनको बनवा कर लाता है, तो जाहिर सी बात है कि वह उनका गुलाम बन करके रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे और उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो झारखंड में भी देखा गया, बिहार में भी देखा गया। बिहार में भी 70 सीटें मिली थी और हम मात्र 19 जीत करके आए थे। खैर उसमें तो बहुत बड़ी बात राष्ट्रीय जनता दल की भी बातें थी, जो राष्ट्रीय जनता दल वही सीटें छोड़ा था जो वह जान रहा था कि हम वहाँ नहीं जीतेंगे, और कांग्रेस को रुला रुला करके सीटें दिया गया था। और उसमें भी जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे वहाँ पर निर्दलीय यादव उम्मीदवार खड़े हुए और यादवों ने मुख्यमंत्री तेजस्वी का जो बनते उनका तरजीह नहीं दे करके वहाँ के लोकल विधायक बनाने पर ज़्यादा तरजीह दिया। और वहाँ यही नतीजा हुआ कि न कांग्रेस जीता न वह निर्दलीय विधायक जीते, और मात्र 12 सीट पीछे रह जाने के कारण बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन यदि अब आगे इस पर विस्तृत सोच रखने पर हो सकता है जो अभी स्थितियां बनी है, जिस ढंग से भगदड़े मची है एनडीए में, और यदि कांग्रेस आरजेडी सही प्रत्याशियों का चयन कर अगर चुनाव मैदान में उतरता है तो बिहार में एक नई सरकार की उम्मीद जगी है। और कांग्रेस ने वहाँ पर कन्हैया कुमार और जो कृष्ण बगारू को भी भेजा गया है, वे लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं और पलायन यात्रा निकाले हैं, और कांग्रेस की उस पलायन यात्रा से एनडीए में पलायन शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए एक बार बिहार वासियों को फिर से एक नई किरण की उम्मीद दिखाई देने लगी है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जो आभा मंडल नीतीश कुमार का था वह बीजेपी ही खत्म कर चुकी है। और अब बीजेपी में जिस ढंग से विद्रोह शुरू हुआ है, उनके जो इंडिया गठबंधन के तमाम सेकुलर का जामा पहन करके और पार्टियां थी, उनका भी हसरे आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में उड़ीसा में भी जो लोगों को उम्मीद जगी थी कि कम से कम बीजू जनता दल तो इस वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन वहां पर जो खेल किया गया है और बीजू जनता दल के लोगों के द्वारा ही किया गया है, उससे हास्पद स्थिति में वहां का अल्पसंख्यक एक राज्यसभा के सांसद जो उनका भाषण आप सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि भाषण तो वह कुछ दिए, लेकिन पार्टी के तरफ से जब इस बिल के समर्थन के पत्र मिला तो उनकी भी होशे उड़ गई। और वे लोग कौन कौन लोग थे उसका भी एक लिस्ट बनी है, जिसमें एक भाजपा के तो समित पत्रा है, लेकिन बीजद का समित पत्रा, ये दोनों कहीं न कहीं से गठजोड़ जुड़ा है। और वहीं
वहां पर पार्टी के नेता के रूप में थे राज्यसभा में, और उन्हीं के द्वारा पत्र भी जारी किया गया था। लेकिन बतलाया जाता है कि इनसे भी बड़ा दोषी एक पांडेयन साहब है, जो कि IAS ऑफिसर हैं, और वैष्णव साहब, और उनमें काफ़ी गहरी दोस्ती भी है। और दोनों उड़ीसा कैडर से ही आते हैं, दोनों IAS ऑफिसर ही थे, और दोनों ने इस्तीफा दे करके एक भाजपा ज्वाइन किए थे और एक बीजेपी ज्वाइन किए थे। और कहीं ना कहीं पांडेयन का ही दिशा निर्देश पर वहाँ पर ये लोग बिल का समर्थन किए हैं, जिससे नवीन पटनायक के अब हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है कि अब हम लड़ेंगे किससे, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी स्थापित हो चुकी है, और इनके ही खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, और इन्हीं को हम समर्थन देते हैं, तो जनता हमें वोट क्यों देगी। खैर, ये तो बातें लंबी होती जा रही है। इसलिए ये जो अब निर्णय कांग्रेस को लेना है, जो DCC के मीटिंग करने के बाद वे अंतिम जिला अध्यक्षों पर जो दाव खेलने की जो तैयारी की जा रही है, यदि इसको सोच समझ करके और सही नीति निर्धारण किया गया और वैसे जिला अध्यक्षों को बनाया गया जो कहीं किसी की पैरवी पर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता पर यदि वो जिला अध्यक्ष बन करके आते हैं, तो कांग्रेस 70 का वह दिन फिर से लौटा सकती है और सत्ता में भी आ सकती है। लेकिन जो झारखंड की स्थितियां ही हम लोग देखें कि कैसे कैसे यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए और बाद में कैसे उनको चेंज किया गया, और कैसे कैसे किन किन पैरवियों से कौन कौन से जिला अध्यक्ष बने हैं, यह भी पूरे राज्य को मालूम है। अब कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की सोच पर निर्भर करेगा कि जो दिल्ली में बैठे कॉकस है, जो भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं और पार्टी को हराने का काम करते हैं, उनको किस ढंग से बाहर किया जाए और जिले में सेनापति को तैयार किया जाए। क्योंकि जिले में ही जब हमारे सेनापति कमजोर होंगे और वह किसी के रहमो करम पर आए होंगे, तो फिर पार्टी सशक्त नहीं हो सकती है। और पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत आप पड़ी है। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।